हेलो ट्रेडर्स। स्टॉक मार्केट बेसिक टू एडवांस सीरीज़ का सेकंड एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पहला एपिसोड ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे मैं दे दूंगा, आप जाके फर्स्ट एपिसोड देखिए, उसके बाद इस एपिसोड को देखिए तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा, हर चीज़ आपको अच्छे से समझ में आएगा। और इस सीरीज़ में मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि स्टॉक मार्केट का जो बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का लर्निंग है वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूँगा। पैसा ही पैसा होगा। और बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूँगा जिनके लिए आपसे चार्ज लिया जाता है, यानी पेड कोर्सेज में जो आपको सिखाया जाता है वो सारी चीज़ें मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूँगा इस सीरीज़ में। नहीं, मैं नहीं मानता। तो इस सीरीज़ को आप लोग कंटिन्यू ज़रूर देखना, और मेरा आपसे प्रॉमिस है कि इस सीरीज़ को अगर आप कंप्लीट देख लोगे तो आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। एपिसोड नंबर 1 में हमने देखा है कि नो अबाउट बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट, यानी स्टॉक मार्केट का बेसिक हमने समझा था। फिर ओपन योर डीमैट अकाउंट, यानी डीमैट अकाउंट क्या है, कैसे ओपन करते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, उसको भी हमने डिस्कस किया था एपिसोड नंबर 1 में। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अगर आप अकाउंट ओपन कराते हो तो आपको कोई भी चार्जेस पे करने की ज़रूरत नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। और थर्डली हमने समझा था कि स्टार्ट ट्रेडिंग, यानी ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, उसका बेसिक को हमने समझा था। और फोर्थली हमने समझा था कि बेसिक ऑफ ट्रेडिंग, यानी ट्रेडिंग का जो बेसिक है उसको हमने समझा था एपिसोड नंबर 1 में। तो चलिए अब हम इस एपिसोड को भी शुरू करते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। इस एपिसोड का हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग क्या है और कैसे हम इसको शुरू कर सकते हैं। और सेकंड टॉपिक रहेगा हमारा इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के बीच में डिफरेंस क्या है। और थर्ड टॉपिक हमारा रहेगा व्हाट इज़ फंडामेंटल एनालिसिस, यानी फंडामेंटल एनालिसिस क्या है। और फोर्थ जो टॉपिक रहेगा वो है व्हाट इज़ टेक्निकल एनालिसिस, यानी टेक्निकल एनालिसिस क्या है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके हम इन सारे टॉपिक को। तो चलिए फर्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग एंड हाउ टू इन्वेस्ट। इसको समझने के लिए मैंने काफ़ी सारे यहाँ पे एग्जांपल ड्रॉ करके रखा है। लेट्स सपोज अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके हर महीने का सैलरी क्या है, सपोज करते हैं हम 50,000 आपका अर्निंग है एवरी मंथ, और उसमें से 25,000 आपका स्पेंडिंग होता है एवरी मंथ, और टोटल आपके पास बचता है 25,000, राइट। 50,000 आपका सैलरी, उसमें से 25,000 आपका स्पेंडिंग और 25,000 आपके हाथ में बचता है आफ्टर स्पेंडिंग। तो इसको हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 6 करेंगे, सॉरी डिवाइडेड नहीं, मल्टीपल बाय 6 करेंगे। 6 करके जो भी टोटल अमाउंट बनेगा उसको आप क्या करना, इमरजेंसी फंड में डाल सकते हो। इसको आपको लॉक कर देना है, इसको आपको हाथ नहीं लगाना है। उसके बाद अगर कुछ पैसा बचता है तो उसको आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में डाल सकते हो। और फिर अगर कोई अमाउंट बचता है, इसमें से अगर आप ट्रेडिंग सच में करना चाहते हो तो उसके लिए आप 2%, 3% या फिर मैक्स टू मैक्स 5% अपने कैपिटल का एज ए ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे जैसे एग्जांपल के लिए मैंने 3,000 यहाँ पे लिख के रखा है, और ये अमाउंट मैं बहुत छोटा इसलिए भी रखने के लिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है, आप कम्प्लीटली बिगिनर हो, तो इसके लिए ये पूरा पैसा आपका लूज़ हो सकता है। तो इसी के लिए ही मैं आपको बहुत छोटा अमाउंट के साथ स्टार्ट करने के लिए बोल रहा हूँ। अगर आप बड़े अमाउंट से भी शुरू करते हो तो ये पूरा पैसा आपका लूज़ हो सकता है क्योंकि आपको मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है। जब आपका नॉलेज हो जाएगा, आप धीरे धीरे सारी चीज़ों को डे बाई डे इम्प्रूव करते जाओगे, तब आपको यहाँ पे इंक्रीज़ कर सकते हो आप ट्रेडिंग का जो कैपिटल है। जब आपको लगेगा कि हाँ अब मुझे इंक्रीज़ कर लेना चाहिए, तब आप यहाँ पे इंक्रीज़ कर सकते हो। बट एज ऑफ नाउ छोटे अमाउंट से ही शुरू करना है। एक और इम्पोर्टेंट बात जो कि आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, क्या आपको लगता है 25 दिन में पैसा डबल? ऐसा कुछ होता होगा? 21 दिन में पैसा डबल हो जाएगा, 25 दिन में पैसा डबल हो जाएगा, इस तरह का अगर कोई आपको एडवाइस करता है तो इन सारी एडवाइस से आप हमेशा बच के रहिए क्योंकि आप नुकसान में आ सकते हो, और जो भी आपका कैपिटल होगा वो जीरो होने में टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। तो इन सारी एडवाइस से आप हमेशा बच के रहिए। तो चलिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये गलती आप कभी भी मत करना जो कि है लोन लेके ट्रेड करना। ये गलती आप कभी भी मत करना। अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो आप यहाँ पे ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग मत करो, और लोन लेके ट्रेड करना या फिर इन्वेस्टिंग करना ये बहुत बड़ा मिस्टेक होगा आपके लिए। तो ये गलती आप कभी भी मत करना क्योंकि आप बहुत ही बड़े प्रॉब्लम में फंस सकते हो। तो इस बात का आप ध्यान रखना। एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है वो है डोंट बी ग्रीडी। बहुत ज़्यादा लालची आपको नहीं होना है। आपका जो कैपिटल है वो धीरे धीरे ग्रोथ ज़रूर होगा, उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म के अंदर ही आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए तो इस तरह का लालची आपको नहीं होना है।
आप जब लालची नहीं होगे बहुत ज़्यादा तो आपको खुद रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप लालची होगे तो बहुत सारी गलती करोगे और गलती के चक्कर में आप जो आपका कैपिटल बचा होगा वो भी आप लूज़ कर जाओगे। तो इसी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा लालची आपको नहीं होना है। तो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग, यानी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच का जो डिफरेंस है उसको अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग के लिए हमें कुछ स्किल्स की ज़रूरत होती है, और अगर हम इन्वेस्टिंग की बात करें तो इन्वेस्टिंग के लिए हमें कुछ नॉलेज की ज़रूरत होती है। डे बाय डे आपको टाइम के साथ साथ दोनों का कैपिटल कंपाउंड होते जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप ट्रेडिंग भी करते हो तो ट्रेडिंग में भी आपका कैपिटल ग्रो करेगा, कंपाउंड होते जाएगा, और अगर आप इन्वेस्टिंग भी कर रहे हो तो भी आपका कंपाउंड होते जाएगा, बट दोनों में ही टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि आज आपने ट्रेडिंग शुरू किया है और 1 महीने 15 दिन में आपका कैपिटल जो है वो डबल हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। और इन्वेस्टिंग में भी आज आपने डाला 6 महीने में आपका कैपिटल डबल हो गया, ऐसा भी नहीं होता है। दोनों ही आपका टाइम लगेगा, दोनों में ही आपको डे बाय डे यहाँ पे इम्प्रूवमेंट मिलेगा, कंपाउंड होते जाएगा आपका कैपिटल। ये जो आपको मैं बता रहा हूँ कि टाइम लगेगा, कई बार ऑलरेडी मैं बता भी चुका हूँ। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे जो बहुत ज़्यादा ग्रीडी होते हैं। उनका ये सोच होता है कि उनका जो कैपिटल है वो बहुत ही कम समय के अंदर ही डबल हो जाए। तो ये सोच आप ना रखो, तो इसी के लिए मैं आपको ये चीज़ें बार बार बता रहा हूँ। दोनों में ही हमें प्रॉफिट मिलेगा और दोनों का ही कैपिटल हमारा कंपाउंडिंग होते जाएगा डे बाय डे, क्योंकि यहाँ पे जब आप लूज़ करोगे तो आपका बहुत छोटा अमाउंट लूज़ होगा, और जब आप प्रॉफिट करोगे तो वहाँ पे प्रॉफिट आपका डबल होगा, ट्रिपल भी हो सकता है। लेट्स सपोज यहाँ पे 5000 आपका लूजिंग मनी है, आप किसी स्टॉक में किसी जगह पे आपने इन्वेस्ट किया है, तो वहाँ पे आपका 5000 अगर लॉस हो रहा है, जब आप प्रॉफिट कर रहे हो तो वहाँ पे 20000 प्रॉफिट कर रहे हो। तो यहाँ पे आप रिस्क और रिवॉर्ड आप देख रहे हो, 5000 का रिस्क है और रिवॉर्ड आपका 20000 है, यानी 3 गुना यहाँ पे आपको ज़्यादा मिल रहा है। तो इसी तरह से डे बाय डे टाइम के साथ साथ आपका दोनों ही कंपाउंड होते जाता है। इसको अगर मैं एक और चीज़ एग्जांपल के साथ आपको बताऊं, लेट्स सपोज आप कोई बिज़नेस करते हो, तो बिज़नेस के लिए आपको हर दिन काम करना पड़ता है, हर दिन आप अपने बिज़नेस को चलाते हो, और इसी तरह से आप बहुत लंबे समय के बाद ही आपको रिजल्ट मिलता है, आपका बिज़नेस इंप्रूव होता हुआ दिखता है। ऐसा तो नहीं है कि आपने आज शुरू किया और कल ही आपका बिज़नेस बड़ा हो गया, ऐसा तो कभी नहीं होता है। इन समरी अगर मैं बताऊं, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों में ही आपका पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। दोनों में ही आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, तभी आप अपने कैपिटल को कंपाउंड कर पाओगे। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है व्हाट इज़ फंडामेंटल एनालिसिस, यानी फंडामेंटल एनालिसिस क्या है। तो चलिए इसको मैं समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल के साथ आपको दिखाता हूँ, तो आपको बेटर समझ में आएगा। लेट्स सपोज एक फार्मर है, एक फार्मर कोई भी चीज़ का अगर फार्मिंग करता है तो उसके लिए वो क्या करता है, अपना टाइम इन्वेस्ट करता है, अपना मनी इन्वेस्ट करता है, अपने सेविंग से जो भी उसका खर्चा होता है वो अपने सेविंग से करता है। तो ये सब एक फार्मर क्यों करता है, ताकि उसका जो फसल निकले वो अच्छा निकले और वो अगले साल जाके उसको अच्छा दाम मिले, यानी अगले साल के लिए वो अभी काम कर रहा है। सिमिलरली एक इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट करने से पहले एक कंपनी आगे जाके क्या कर सकती है, क्या ये कंपनी आगे जाके प्रॉफिट कर सकती है, इन्वेस्टर को प्रॉफिट हो सकता है, ये सारी चीज़ें देखता है। जैसे कि एक कंपनी का एनालिसिस करता है, कंपनी का प्रॉफिट लॉस क्या है वो देखता है, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है वो देखता है, इस कंपनी कौन से इंडस्ट्री में है और वो इंडस्ट्री का एनालिसिस करता है, कंपनी का फाइनेंशियल्स क्या है, ये सारी पॉइंट देखता है एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने से पहले। जैसे एक फार्मर अपना फसल अगले साल बेचने के लिए इस टाइम पे वो इन्वेस्ट करता है ताकि उसका अगले साल का फसल अच्छा निकले। सिमिलरली एक इन्वेस्टर भी एक कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी का आगे का यानी फ्यूचर में वो कंपनी क्या कर सकती है, क्या ये कंपनी आगे चल के प्रॉफिट कर सकती है, ये सारी चीज़ें इन्वेस्टर देखता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है, लेट्स सपोज इसी फार्मर का एग्जांपल ले लेते हैं हम। फार्मर ने अच्छा खेती भी कर लिया, उसका फसल भी अच्छा निकला और उसका फसल अच्छे दाम पर बिक भी गया, बट वो सारी चीज़ें उसने जो भी इन्वेस्ट करा था फार्मिंग के टाइम पे वो सारा उसने लोन लेकर किया था। उसका माल तो अच्छे दाम पर बिक गया, बट सारा पैसा उसका लोन चुकाने में ही चला गया। तो क्या वो फार्मर प्रॉफिटेबल फार्मर बना? नहीं। इसी तरह से अगर कोई कंपनी का प्रॉफिट अच्छा है, कंपनी का कंडीशन अच्छा दिख रहा है, बाकी सारी चीज़ें अच्छा दिख रहा है, फाइनेंशियल अच्छा दिख रहा है, बट वो कंपनी प्रॉफिट तो कर रही है लेकिन उसके ऊपर कर्जा इतना है कि वो सारा प्रॉफिट अपने कर्जे को चुकाने में ही उसका खर्च हो जाता है, तो क्या वो कंपनी आगे चल के और ग्रो कर सकती है? बिल्कुल नहीं। जैसे कि एक फार्मर भी ग्रो नहीं कर सकता अगर उसके पास बहुत ज़्यादा उसका लोन है
तो वो ग्रो नहीं कर सकता भले उसका प्रोडक्ट अच्छे दाम पर बिका हो। तो इसी को कहा जाता है फंडामेंटल एनालिसिस। और ये जो फंडामेंटल एनालिसिस है ये मैक्सिमम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, खासकर बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो चलिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलता हूँ आपको, तो आपको डिटेल में समझा पाऊँगा मैं। यहाँ पे अगर हम एक एग्जांपल की तरह ले, कोई इन्वेस्टर है या फिर इंडिविजुअल या फिर ग्रुप भी हो सकता है। जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं ये हो सकता है कोई इंडिविजुअल हो या ग्रुप हो। इनके पास जनरली क्या होता है, हाई सैलरी पे इन्होंने अपना एम्प्लॉय रखा हुआ होता है। तो इतने सारे एम्प्लॉय को अगर हाई सैलरी पे वो रखेंगे तो उनका एनालिसिस डेफिनेटली यहाँ पे बहुत हाई लेवल का एनालिसिस होगा। वो हर एक छोटे छोटे पॉइंट को यहाँ पे देखेंगे इन्वेस्ट करने से पहले। तो आपको क्या लगता है, इनका जो हाई सैलरी पे इतने सारे एम्प्लॉय वो रखते हैं और उनका जो एनालिसिस होता है उसके हिसाब से आपका एनालिसिस बेटर होगा? नहीं। तो यहाँ पे आता है टेक्निकल एनालिसिस। तो चलिए अब हम बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। लेट्स सपोज यहाँ पे 3 रेस्टोरेंट है, ये फर्स्ट रेस्टोरेंट, ये सेकंड और ये थर्ड। ये तीनों रेस्टोरेंट ही ओपन है, बट ये दोनों रेस्टोरेंट खाली है और सिर्फ इसी रेस्टोरेंट में लोगों की लाइन लगी हुई है। यहाँ पे लोगों की लाइन इसलिए लगी हुई है क्योंकि इनको लगता है कि यहाँ पे खाना अच्छा होगा डेफिनेटली, इसी के लिए इतने लोगों का लाइन यहाँ पे लगा हुआ है। बट इन दोनों में कोई लोग हमें जाता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे खाना अच्छा होगा ये इनका सोच लग रहा है इनको, इसी के लिए यहाँ पे लोगों की लाइन लगी हुई है। तो इसी को कहा जाता है डिमांड। तो जब बहुत सारे लोग इसी रेस्टोरेंट से खाना खरीदने की कोशिश कर रहे हैं तो इस रेस्टोरेंट का खाने का क्या हुआ, डिमांड बढ़ गया। तो इसी को कहा जाता है डिमांड और सप्लाई। क्योंकि इस रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा लोगों की लाइन लगी हुई है, दैट मीन्स इस रेस्टोरेंट का खाना यहाँ पे डिमांड में है। और टेक्निकल एनालिसिस हमें यही बताता है कि डिमांड कहाँ पे है और सप्लाई कहाँ पे है, और उसी के ऊपर ही हम अपना डिसीजन लेते हैं कि हमें कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है। इन समरी अगर मैं टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस की बात करूँ तो टेक्निकल एनालिसिस में क्या देखा जाता है कि डिमांड कहाँ पे है और सप्लाई कहाँ पे है, उसी के अकॉर्डिंग ही हमें डिसीजन लेना होता है। और अगर हम फंडामेंटल एनालिसिस की बात करें जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मैक्सिमम टाइम यूज़ किया जाता है, यानी बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए कोई कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो सकती है या फिर लॉस मेकिंग कंपनी है, कंपनी का एनालिसिस किया जाता है, फ्यूचर आउटलुक देखा जाता है, इंडस्ट्री का एनालिसिस किया जाता है, इकोनॉमिक कंडीशन देखा जाता है और कंपनी का बिजनेस क्या है, इन सारी चीज़ों को देखा जाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए खासकर, और इसी को कहा जाता है फंडामेंटल एनालिसिस। और अगर हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो टेक्निकल एनालिसिस ज़्यादातर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर ट्रेडिंग के लिए देखा जाता है, जहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस हमें बताता है कि डिमांड कहाँ पे है और सप्लाई कहाँ पे है। तो आई होप अभी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फंडामेंटल एनालिसिस किसे कहा जाता है और किस तरह से फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है। इन समरी अगर हम देखें फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के बीच में डिफरेंस को, तो फंडामेंटल एनालिसिस की अगर हम बात करें तो फंडामेंटल एनालिसिस में कंपनी का हिस्ट्री देखा जाता है, यानी क्या ये कंपनी आगे चल के प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन सकती है, इसको देखा जाता है। और फंडामेंटल एनालिसिस खासकर लंबे समय के लिए यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ही किया जाता है। फंडामेंटल एनालिसिस एक छोटा स्टॉक क्या ये आगे चल के बड़ा बन सकता है, क्या कंपनी आगे चल के प्रॉफिट कर सकती है, इन सारी चीज़ों को फंडामेंटल एनालिसिस में देखा जाता है। और फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए आपके पास वेबसाइट का नॉलेज होना ज़रूरी है। और अगर हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो टेक्निकल एनालिसिस में कंपनी का स्टॉक प्राइस को देखा जाता है, और ये खासकर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग या फिर ट्रेडिंग के लिए यूज़ किया जाता है टेक्निकल एनालिसिस। और टेक्निकल एनालिसिस में कुछ चार्ट पैटर्न्स होती है जिनको देखते हुए डिसीजन लिया जाता है कि कहाँ पे एंट्री करना है और कहाँ पे एग्जिट करना है। इसके लिए वेबसाइट का नॉलेज नहीं होने से भी होता है। इस वीडियो में अगर आपने कोई भी चीज़ मिस कर दिया है या आपको अच्छे से समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा ज़रूर देख लेना, क्योंकि सारी चीज़ें जब आपको पता होगा तभी आप इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग कर सकते हो। लेट्स सपोज अगर आपको ड्राइविंग नहीं आता है और आप ड्राइविंग सीट पर बैठ गए और गाड़ी चलाना शुरू कर दिया है आपने, तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है। सिमिलरली कोई भी चीज़ अगर आपको अच्छे से पता नहीं होगा तो वो काम आप नहीं कर सकते। तो इसी के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई भी चीज़ अगर आपने मिस कर दिया है तो इस वीडियो को दोबारा ज़रूर देख लेना। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और कंटिन्यू करते हैं।